is me, Muhammad Waleed Anjam. I hope all of you will be fine. Student, the topic of today's discussion is periodic waves. चैप्टर नंबर 8 में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक लफ्ज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज अपने आप को एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है तो हम कहते हैं कि वो पीरियोडिक है। हम कहते हैं कि अगर हम किसी एक ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम को, ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने एक ये मास अटैच किया है, इस ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम को अगर हम पीरियोडिकली ये मूव कर रहा है अप एंड डाउन, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो इसमें जो पीरियोडिक मोशन है इसकी, उसको हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ और मीन पोजीशन से नीचे इस तरह अप एंड डाउन, हम कह इसके लिए मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ कि ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ और मीन पोजीशन से नीचे की तरफ मूव करेगा। ये इसकी अप एंड डाउन ऑसिलेशन है। स्टूडेंट, अगर पीरियोडिक वेव की हम डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। कहता है कि रेगुलर कंटिन्यूअस एंड रिथमिक डिस्टर्बेंस in a medium by a source produces periodic waves। अब स्टूडेंट, अगर हम पीरियोडिक वेव्स की बात करते हैं तो जो डिस्टरबेंस उस मीडियम के अंदर हो रही है वो रेगुलर है, यानी कि वो एक, हम कहते हैं कि एक तरतीब के साथ वो चलती रहती है, कंटिन्यूअस है, उसमें तसलसल है, ठीक है जी। और वो डिस्टरबेंस अपने आप को एक खास टाइम के बाद रिपीट करती है। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही की एग्जांपल है जो ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम है। इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे ही ये मास ऑसिलेट करता है तो इस मास के ऑसिलेट करने की जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, इसकी ऑसिलेशन की वजह से अगर हम इसके साथ कोई एक मीडियम अटैच कर दें तो, या जैसे हम ये कहेंगे जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेंगे। हालांकि इसमें जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही है वो हम एक दफा अगर इसको नीचे की तरफ खींच कर छोड़ देंगे तो ये अप एंड डाउन मूव करता रहेगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और स्टूडेंट, अगर इसी चीज को समझने के लिए हम क्या करें, हम इसके साथ एक रोप अटैच कर दें इसी ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ। जब ये रोप आप देखेंगे इसके साथ अटैच होगी तो जैसे ही ये मास अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा तो पार्टिकल्स ऑफ द जो मीडियम होंगे किसके, रोप के, वो भी अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ ऑसिलेट करेंगे। मैं इस चीज को समझाने के लिए इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये अगर सपोज हमारे पास रोप थी और रोप में ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सोर्स है ये मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, बाद में यही सोर्स एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन की तरफ आएगा तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी तरह से मूव करेंगे। और अगेन जब ये मीन पोजीशन से नीचे जाएगा तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी ऑसिलेट करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो भी ऑसिलेट करते हैं जब ये सोर्स ऑसिलेट करता है, क्योंकि उसमें जो डिस्टरबेंस है वो रेगुलर है, कंटिन्यूअस एंड रिदमिक है। पीरियोडिक वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स और दूसरी है जी लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। हम पहले ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को अगर डिस्कस करें, waves in which particles of the medium oscillates perpendicularly या perpendicular to the
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। हम उन वेव्स को फिर क्या नाम देते हैं? हम उन वेव्स को नाम देते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स का नाम है। स्टूडेंट इस चीज को हम इसी एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि ये जो रोप थी, इस रोप में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं मीन पोजीशन से, जबकि जो वेव है वो राइट डायरेक्शन में हम कहते हैं प्रोपोगेट कर रही है। तो लिहाजा साबित क्या हुआ, अगर हमें इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा एक लेआउट बनाऊं कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम चाहे वो मीन से ऊपर जाएं या वो मीन से नीचे जाएं, लेकिन जो हमारे पास वेव की प्रोपोगेशन है वो तो इस साइड पर हो रही है। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव है और ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ऑसिलेशन, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो जो डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो प्रोपगेशन ऑफ द वेव के क्या है? परपेंडिकुलर है। इस तरह की वेव्स को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स का नाम दे देते हैं। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं तो उन पार्टिकल्स को हम डिफरेंट पोजीशन पे कुछ नाम देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रस्ट। इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, द पोर्शन ऑफ द वेव above the mean position is called crust। हम उसे क्रस्ट का नाम देते हैं। और इसी तरह से जो पोर्शन बिलो द मीन पोजीशन होता है हम उसे क्या नाम दे देते हैं? ट्रफ का नाम देते हैं। स्टूडेंट अगर हम क्रस्ट और ट्रफ की बात करें तो इसी की डेफिनेशन को हम ऐसे लिखेंगे, द पोर्शन ऑफ द वेव बिलो मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। हम उसको क्या कहते हैं? वो ट्रफ है। जब पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो चूंकि हमने ये कहा है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल जब अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेते हैं तो उसको हमने कहा था कि वो वन टाइम पीरियड कहलाता है। और उसी टाइम पीरियड के लिहाज से हम फ्रीक्वेंसी और उसी के लिहाज से हम इस वेव की लेंथ को डिटरमिन करते हैं। हम ये कहते हैं कि वेव लेंथ, एक हमारे पास टर्म है जिसको हम नाम देते हैं वेव लेंथ। इसको आसान अल्फाज में अगर बताएं तो हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ द वेव, वन कंप्लीट लेंथ ऑफ द वेव is called wavelength। हम स्टूडेंट इसको एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्या? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, दो कंसेक्टिव इज कॉल्ड वेवलेंथ। हम उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास
अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल जो ऊपर वाला पोर्शन उसे क्रस्ट कह रहे हैं और नीचे वाले को ट्रफ कह रहे हैं, तो ये अगेन क्रस्ट और ये अगेन ट्रफ। तो स्टूडेंट हम ये देख सकते हैं कि कोई से दो कंसेक्टिव क्रस्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस क्रस्ट और इस क्रस्ट, मतलब मैं अगर इसको कहूं कि ये दो जो पॉइंट्स हैं, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो फासला होगा वो क्या कहलाएगा, वो वन वेवलेंथ कहलाएगा। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा LAMBDA हम ये कहते हैं ये एक वेव की मुकम्मल लेंथ होती है। और इसी तरह से हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले से पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से जब ये हम कहते हैं कि अगर हम इस वेव की स्पीड मालूम करना चाहें तो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ द वेव। अगर हमने वो मालूम करनी है तो जैसे कोई चीज अगर मोशन कर रही है, लीनियर मोशन करती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसकी हमने स्पीड डिटरमिन करनी है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम वेव की भी स्पीड डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं जिसको हम कह रहे हैं कि मीन से ऊपर ऑसिलेट कर रहे हैं, जिनको हम क्रस्ट का नाम दे रहे हैं, जो पोर्शन अबव द मीन पोजीशन है, कि जो क्रस्ट की स्पीड है वो क्या होगी या ट्रफ की स्पीड क्या होगी, तो उससे हम बेसिकली उस चीज को अपने लिए आसान करने के लिए हम कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड इस ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम का होगा उतना ही जो टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी होगी इन ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की भी होगी। और इस लिहाज से स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि वो हम बड़ी आसानी के साथ डिटरमिन कर सकते हैं। उसको डिटरमिन करने के लिए हम कहते हैं, हमने एक छोटी सी अरेंजमेंट भी पहले से ड्रॉ की हुई है। इसके मुताबिक हम कहते हैं कि जब वेव अपना एक साइकिल मुकम्मल कर लेती है तो उसे जो टाइम लगता है वो वन टाइम पीरियड कहलाता है और उसकी जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायग्राम हमें नजर आ रही है। हम ये कहते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास जब टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स था तो हमारे पास ये वेव कुछ इस तरह से थी। इस वेव फॉर्म को अगर देखें तो हमारे पास स्टूडेंट यहां से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ये आता है कि ये वेव फॉर्म अगर इस रेफरेंस लेवल पर देखी जाए तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पार्टिकल्स यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। और हम ये कहते हैं, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम है ये एक्सट्रीम पोजीशन पर था जब टाइम 0 से हमने इसको स्टार्ट किया, और उसके बाद क्या होगा, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आएगा। आप देख लें, अगर मैं ये कहूं कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर था तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आएगा। और जो अगला स्टेप होगा जिसको हम क्वार्टर टाइम कहते हैं, टाइम पीरियड का क्वार्टर, जिसे स्मॉल t इक्वल्स टू t/4 लिखते हैं, तो स्टूडेंट यही जो हम कहते हैं कि ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आ जाएगा। क्योंकि हमने इसके साथ एक रोप अटैच किया है, जब ये मास ऊपर जाएगा तो रोप भी ऊपर की तरफ पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, और जब ये नीचे आएगा तो पार्टिकल्स ऑफ द रोप नीचे की तरफ ऑसिलेट करेंगे, और जब ये मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जाएगा तो पार्टिकल्स नीचे की तरफ ऑसिलेट करेंगे, और दोबारा जब वो मीन की तरफ जाएगा तो पार्टिकल दोबारा मीन की तरफ ऑसिलेट करेंगे। और पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशंस पर ऑसिलेट करते हैं, जबकि ये जो वेव है ये इस राइट साइड पर हम कहते हैं प्रोग्रेस करती है, मूव करती है। अब इस केस में हम ये बात समझ सकते हैं कि जो रोप है वो तो वहां ही रहेगी ना, वो रोप ऐसा नहीं होता कि ये रस्सी चलकर आगे चली जाती है, रस्सी अपनी उसी पोजीशन पर रहेगी, लेकिन पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे जब मूव कर रहे होंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे वेव आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पर आएगा तो हम इसी वेव को मीन से ड्रॉ करेंगे और ये हम ऐसे समझ लेंगे कि ये आगे चली गई है। जैसे अब समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा, जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आया वैसे ही वेव आगे चलेगी। कितना एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आया, 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर में वेव भी 1 क्वार्टर आगे चलेगी। और जब 1 क्वार्टर आ गई तो ये पहले एक्सट्रीम से थी तो अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये मीन पर आ जाएगा।
या मीन से वेव फॉर्म आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट आप देखें कि हमारे पास नेक्स्ट क्वार्टर में जब टाइम t इक्वल्स टू t/2 हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये मीन से नीचे की तरफ आएगा, और जब वेव फॉर्म जो 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 इसके साथ रो अटैच है वो भी मीन से नीचे की तरफ आएगी। तो हम देख सकते हैं कि उस केस में ये हमारे पास एक्सट्रीम जो होगा, लोअर एक्सट्रीम जो होगा वहां से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। और इसी तरह से जब ये दोबारा मीन की तरफ चला जाएगा तो ये मीन से स्टार्ट होगी, ये देख सकते हैं। पहले अपर एक्सट्रीम था, फिर मीन हुआ, फिर लोअर एक्सट्रीम हुआ, फिर मीन हो गया, और उससे नेक्स्ट क्वार्टर में ये दोबारा अपनी कहां पर चले जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाएगी। 4 स्टेप इसे लगे, 1 2 3 एंड 4, और उन्हीं 4 स्टेप्स में हम देख सकते हैं कि वेव फॉर्म 4 स्टेप गुजरने के बाद, एक हम कहते हैं 1 2 3 4 स्टेप गुजरने के बाद वेव फॉर्म उसी पोजीशन पर नहीं आ गई स्टूडेंट, जो हमारी टाइम t इक्वल टू 0 पे वैल्यू थी, जिस तरह की वेव फॉर्म थी, क्या एक कंप्लीट टाइम के बाद वेव फॉर्म की वही शेप नहीं बन गई? तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जिस तरह से ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम को अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए एक टाइम पीरियड लगा, बिल्कुल इसी तरह से एक वेव में पार्टिकल्स को अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे आते हुए जो ऑसिलेशन की वजह से हमने एक वेव मुकम्मल की, वो एक पूरे टाइम पीरियड के बाद आ गई, और उसकी लेंथ को हम वन वेव का नाम देते हैं स्टूडेंट। और इस स्पीड ऑफ द वेव को डिटरमिन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम। तो डिस्टेंस एक टाइम पीरियड के अंदर, कैपिटल टी के अंदर जो वेव फॉर्म है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वन वेवलेंथ कवर करती है। और अगर वो वन वेवलेंथ के इक्वल अपना डिस्टेंस कवर करती है स्टूडेंट, तो हम इस लैम्डा को वैसे ही लिख लेते हैं और इसको 1/t लिख देते हैं। और स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी हुई है कि 1/t इज बेसिकली इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बन जाता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा। और इसमें स्टूडेंट जो यूनिट होगा v का वो भी अगेन मीटर पर सेकंड ही होगा। और हम ये कह सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट मीटर ही है और फ्रीक्वेंसी 1/t, तो हमारे पास 1/t जिसको पर हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो पर सेकंड हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था स्पीड ऑफ द वेव फॉर्म को डिटरमिन करने का एक रिलेशनशिप। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे ऑसिलेट करते हैं, तो कोई से भी दो पार्टिकल्स या डिफरेंट पोजीशंस पर अगर हम देखें कि क्या वो पार्टिकल इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं, ये हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, हम इसको भी देखते हैं स्टूडेंट। अगर हम इन फेज की बात करें, जैसे हमारे पास ये डायग्राम मौजूद थी, अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाएगा, उसी कंडीशन को जिसके लिहाज से हम इन फेज और आउट ऑफ फेज का जिक्र करेंगे। थोड़ा अगर हमारे पास ये जो वेव फॉर्म थी जैसे पहले हमने बनाई है, ये कुछ अगर इस तरह से हो, तो स्टूडेंट इस वेव फॉर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, अब देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि हम कहते हैं जो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, या जो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। इसको समझने के लिए हमें दो पॉइंट्स जो जहन में रखने हैं, हम पहले इन्हें नेम दे देते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच और ये आई। अगर स्टूडेंट हम इन पॉइंट्स को देखें, ये ए बी सी डी एफ, ये डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो उस रोब के पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे थे, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट हमने ये देखना है कि इन फेज के लिए दो पॉइंट्स का या दो कंडीशन का होना जरूरी है। वो दो पॉइंट्स क्या हैं कि उन जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में आपने फेज रिलेशनशिप देखना है, क्या उन दोनों की पोजीशन क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है। तो हम कहते हैं अगर दो पार्टिकल्स की पोजीशन भी सेम हो
और डायरेक्शन भी सेम हो तो हम कहते हैं कि वो इन फेज होंगे। पोजीशन सेम और डायरेक्शन सेम होने से क्या मुराद है? सपोज करें कि मैं यहां पर अगर देखूं तो मैं ये कहता हूं पॉइंट ए पर जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो मीन पोजीशन पर है। पहली बात कि पोजीशन उसकी मीन है और वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जबकि अगर हम पॉइंट बी पर देखें तो पॉइंट बी पर पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो मीन नहीं है बल्कि एक्सट्रीम है, और यहां पर जो पार्टिकल्स है वो एक्सट्रीम से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और अगेन अगर हम सी की बात करें तो सी पॉइंट पर पार्टिकल्स की पोजीशन तो मीन ही है जैसे ए पर थी, पोजीशन तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखें पॉइंट सी पर जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो नीचे जा रहे हैं, जबकि ए पर वो मीन से ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो पहली कंडीशन तो पूरी होती है कि ये दोनों पॉइंट सेम पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पर पार्टिकल मीन से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर पार्टिकल मीन से नीचे आ रहे हैं, तो लिहाजा हम इन दो पॉइंट को कहेंगे ये इन फेज नहीं है। और इसी तरह से अगर पॉइंट डी पर देखें तो पॉइंट डी पर पार्टिकल मीन पर नहीं बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इसी तरह से यहां पर जो पार्टिकल की पोजीशन होगी कि ये मीन से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहे हैं। और पॉइंट ई पर अगर हम देखें तो पॉइंट ई पर पार्टिकल की पोजीशन भी मीन है और वो मीन से जा भी ऊपर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर हम यहां से देखें तो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट ई है, आप लोगों के लिए यहां पर भी लिख भी लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट ई जो है ये इन फेज नहीं है, क्योंकि इस जगह पर हमारी ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, उनकी पोजीशन भी सेम है, मीन पोजीशन है दोनों पॉइंट्स की। सेकंड बात क्या है, मीन पोजीशन के अलावा दोनों पॉइंट्स पर पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन है वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है। ठीक है जी, तो ये दोनों कंडीशंस हमारी पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो ए और ई दोनों पॉइंट्स हैं ये इन फेज हैं। और स्टूडेंट इसी तरह से अगर आप पॉइंट एफ पर देखें तो पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम के बाद यहाँ पर अगर इनकी डायरेक्शन देखें तो वो मीन की तरफ है, नीचे की तरफ है। और जी पर अगेन वो है तो मीन लेकिन मीन से नीचे की तरफ है, लोअर एक्सट्रीम की तरफ। और यहाँ पर एक्सट्रीम है ये भी, लेकिन इस पॉइंट पर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ होगी, और यहाँ पर ये मीन है तो अगेन ये ऊपर की तरफ होगी। तो स्टूडेंट हम अगर देखें तो जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट एफ है, पॉइंट बी और पॉइंट एफ, स्टूडेंट ये पॉइंट दोनों भी तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इन फेज है। क्यों है ये इन फेज? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो बी पॉइंट पर पार्टिकल्स भी एक्सट्रीम पर है और एफ पर भी एक्सट्रीम पर है, तो दोनों एक्सट्रीम है। तो ये वहां पे लिख भी देता हूँ, ये भी एक्सट्रीम है ये भी एक्सट्रीम है, दोनों पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन पर, दोनों पॉइंट्स पर डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन वो एक्सट्रीम से नीचे की तरफ, मीन की तरफ, दो डायरेक्शन भी सेम है और पोजीशन भी सेम है, तो वो इन फेज होंगे। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो पॉइंट ई और पॉइंट आई है ये भी इन फेज है, तो मैं ई के साथ ही यहाँ पर आई भी लिख लेता हूँ कि ई और आई या ए ई और आई ये तीनों इन फेज है। इसी तरह से स्टूडेंट पॉइंट डी और पॉइंट एच, पॉइंट डी और पॉइंट एच, डी पर अगर देखें तो वो भी एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम, ये एच भी लोअर एक्सट्रीम, दोनों पॉइंट्स पर पार्टिकल की अगर डायरेक्शन देखें ऑसिलेशन की तो वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ है, सेम डायरेक्शन में। तो हम ये कहते हैं कि ये वो पेयर्स हैं जो हम कहते हैं या ये वो पॉइंट्स हैं जो आपस में इन फेज हैं। और जब कभी भी दो पॉइंट इन फेज होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा या जो डिफरेंस होगा हम कहते हैं वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ, यानी कि वो वेवलेंथ का कंप्लीट मल्टीपल होते हैं वो पॉइंट्स। अगर हम देखें स्टूडेंट पॉइंट ए और पॉइंट ई, अब देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, पॉइंट ए और पॉइंट ई के दरमियान अगर हम देखें तो कितना फासला स्टूडेंट? 1 वेवलेंथ है ना। इसी तरह से पॉइंट बी और पॉइंट एफ के दरमियान अगर हम देखें, पॉइंट बी और पॉइंट एफ इनके दरमियान अगर हम फासला देखें तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी 1 वेवलेंथ ही है। तो लिहाजा इसी तरह से अगर हम डी और एच की बात करें तो ये भी 1 वेवलेंथ है।
कोई से दो पॉइंट के दरमियान लाजमी नहीं है वो वन वेवलेंथ ही हो, वो वेवलेंथ का कोई भी कंप्लीट मल्टीपल हो, चाहे वो 100 मल्टीपल हो या 1000 मल्टीपल हो। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ए और आई, इनके दरमियान देखें तो ए से ई तक वन वेवलेंथ और ई से आई तक वन वेवलेंथ, तो टोटल ए और आई के दरमियान कितना हो जाएगा, टू वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास ये तो आ गया पाथ डिफरेंस। अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की। इसी के लिहाज से स्टूडेंट एक फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट, फेज एक एंगल है और पाथ से मुराद के कितना फासला। तो हम देखें, इसके लिए आपकी बुक पर एक फार्मूला लिखा हुआ, फाई इक्वल्स टू 2 पाई x ओवर लैम्डा। स्टूडेंट, अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो इस रिलेशनशिप के जरिए से बड़ी आसानी के साथ हम ये देख सकते हैं कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान फासला जिसको हम x कह रहे हैं वो वन वेवलेंथ के बराबर हो। अगर सपोज करें कि आप x की जगह पर लिखें कि वन वेवलेंथ, दो पॉइंट के दरमियान फासला है, तो ये वैल्यू जब आप यहां पर पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई, और x की जगह पर जब आप वेवलेंथ पुट करेंगे डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो वेवलेंथ वेवलेंथ से कैंसिल हो जाएगी। तो तब उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा, जो एंगल होगा, वो कितना होगा, 2 पाई होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 2 पाई, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 4 पाई, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 6 पाई और 8 पाई। ये स्टूडेंट हम देख सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप x की जगह पर सपोज करें 4 लैम्डा पुट करते हैं, मैं पुट भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, x इक्वल्स टू 4 लैम्डा। अगर मैं x की जगह पर 4 लैम्डा पुट करूं तो मेरे पास एंगल क्या आ जाएगा, 2 पाई, और x की जगह पर 4 लैम्डा और डिवाइडेड बाय लैम्डा, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हम देख सकते हैं ये लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 पाई आ जाएगा। तो ये देख लें स्टूडेंट, मैंने लिखा है ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है, ये वाला पाथ डिफरेंस, मैं इसे पी डॉट डी लिख रहा हूं, और ये बल्कि इसको कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। ये पाथ डिफरेंस है और ये हमारे पास फेज डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के दरमियान आपस में जो रिलेशनशिप है वो हम इस फार्मूला के जरिए से देखते हैं। स्टूडेंट, हम यहां से ये कह सकते हैं कि जब कभी भी दो पॉइंट के दरमियान वेवलेंथ का कंप्लीट मल्टीपल के बराबर डिफरेंस होगा तो वो इन फेज होंगे, या अगर उनके दरमियान जो एंगल है वो 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई होगा तो भी वो हम कह सकते हैं कि इन फेज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट है कि आउट ऑफ फेज। अगर हमारे पास दो पॉइंट जो हैं वो आउट ऑफ फेज हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी, यही जो दो पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे थे इधर भी लिख देता हूं कि दोनों की हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन भी चाहे सेम ना हो और डायरेक्शन भी चाहे सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन। और यहां पर हम ये कहते हैं कि पोजीशन उनकी सेम हो, सेम पोजीशन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। देख लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर पॉइंट ए और पॉइंट सी, पॉइंट ए और पॉइंट सी, ये पोजीशन तो सेम है, ए और सी क्या है, मीन पोजीशंस है। लेकिन अगर आप देखें ए पर पार्टिकल मीन से ऊपर जा रहे हैं और सी पर पार्टिकल मीन से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ए और सी हमारे पास क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं जो आउट ऑफ फेज है। इसी तरह से सी और ई को देखें स्टूडेंट, तो ये भी हम कह सकते हैं आउट ऑफ फेज है, क्योंकि सी और ई दोनों मीन पोजीशंस हैं और दोनों पोजीशन पर पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन सी पे नीचे की तरफ है और ई पर ऊपर की तरफ है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बी और डी की बात करें तो पार्टिकल्स बी भी एक्सट्रीम है, डी भी एक्सट्रीम है, बी एंड डी ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, सेम पोजीशन, डायरेक्शन बी पर जो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की नीचे की तरफ है और डी पर ऊपर की तरफ है।
तो ये हमारे पास आउट ऑफ फेज। यानी कि हम यहां पर कोई से दो पॉइंट को भी अगर देख लें, अगर उनकी पोजीशन सेम हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। और इस केस में हमारे पास उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो वेवलेंथ का नहीं बल्कि हाफ वेवलेंथ का λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा। λ/2 या λ/2 का 3, मैंने कहा ऑड मल्टीपल, λ/2 का 5, λ/2 का ऑड मल्टीपल 1 ऑड मल्टीपल है, λ/2 का 3 ऑड मल्टीपल है, λ/2 का 5 ऑड मल्टीपल है। स्टूडेंट आप खुद देख सकते हैं, अगर ए और ई के दरमियान जो फासला 1 वेवलेंथ था, तो ए और सी के दरमियान जो फासला होगा ये उस वेवलेंथ का हाफ नहीं है। ये आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसी तरह से अगर आप ए और डी की बात करें तो हाफ वेवलेंथ ये है और λ/4 ये होगा। तो कभी भी हमारे पास रिजल्ट जब पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल हो दो पॉइंट्स के दरमियान, तो समझ लें कि वो दो पॉइंट्स होंगे वो आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह से अगर हम उसके लिहाज से एंगल की बात करें, तो एंगल वाला एक मैं पुट करके आपको बता देता हूं, ये देखिएगा आपको ये नजर आ रहा होगा। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फाई था जो किसके इक्वल था 2πx। अगर मैं ये कहूं कि दो के दरमियान जो फासला है वो λ/2 है, x जो है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, x इज इक्वल टू λ/2। अगर x की जगह पर आप λ/2 पुट कर दें डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो स्टूडेंट ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये देखें लैम्डा लैम्डा से कैंसल, और ये जो 2 है ये 2 से कैंसल, और फाई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल। अगर हम देखें तो पाई से अगर हम डिग्रीज में देखें तो वो कितना होगा 180 डिग्रीज। तो स्टूडेंट यहां पर क्या था 2π, यहां पर क्या आ जाएगा फिर पाई। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भी मीन है ये भी मीन है, ठीक है जी। तो ये इनके दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा वो देख सकते हैं आपके, अगर ये 0 डिग्री है, इसको हम बना भी लेते हैं, बल्कि यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। 0 डिग्री है तो ये पॉइंट यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्रीज, यहाँ पर हम कह सकते हैं 270 डिग्रीज, और ये देखें 360 डिग्रीज। तो ये देख लें आप कि 0 और 180 ए और सी इनके दरमियान पाई, और इसी तरह से पाई के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट 2π नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2π आ गया तो फिर तो वो दोनों इन फेज हो जाएंगे। तो पाई के बाद हमारे पास 3π आ जाएगा, फिर 5π आ जाएगा। इस तरह से ये रिजल्ट स्टूडेंट आता जाएगा, और हम ये कहते हैं कि ये उनके दरमियान क्या है, फेज डिफरेंस है। ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इनका बहुत ज्यादा आगे भी हमने इनकी इसको इस्तेमाल करना है, इनकी डिस्कशन करनी है। तो इन शॉर्ट में आपको दोबारा से ये बता देता हूं कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो वेवलेंथ लैम्डा का कंप्लीट मल्टीपल हो, यानी कि 1 2 3 4 5, तो वो इन फेज होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 2π 4π 6π हो। इसी तरह से यहाँ पर अगर दो के दरमियान जो फासला है वो वेवलेंथ λ/2 का, यहाँ पर लैम्डा का था, यहाँ पर λ/2 का ऑड मल्टीपल हो, इवन नहीं, क्योंकि अगर λ/2 इवन लिख लेंगे यानी कि यहाँ पर 2 लिख लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऑड मल्टीपल। इसी तरह से हम कहते हैं कि फेज डिफरेंस उनके दरमियान क्या होगा, पाई 3π और 5π। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि लॉन्गिट्यूडनल पीरियड, ये ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स का और दो पॉइंट्स का आपस में हमने रिलेशन दिखा, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स को भी देखते हैं। हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स है, ये उसी की तरह ट्रांसवर्स की तरह हम इसकी भी डेफिनेशन लिख चुके हैं यहाँ पे। वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, along the direction of the propagation are called longitudinal periodic waves। स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है,
यहाँ पर हमने वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम देखा था, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। स्टूडेंट अगर हम ये कहें कि ये ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन के अबाउट, राइटवर्ड्स एंड फॉरवर्ड या बैकवर्ड्स या राइट या लेफ्ट, तो हम कहते हैं कि जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो इसी के साथ समझिएगा कि मैं अगर ये काम करूं कि मैं एक स्लिंकी स्प्रिंग अटैच कर दूं, साथ में इधर ही कर देता हूं, स्लिंकी स्प्रिंग अटैच कर देता हूं, समझने में आसानी हो जाएगी कि जब ये स्लिंकी स्प्रिंग को अगर हम देखेंगे, ये बड़ा ढीला ढाला सा नरमो नाजुक सा स्प्रिंग है। जब ये सोर्स ऑसिलेट कर रहा होगा ऐसे, तो इसके साथ लगा हुआ जो स्लिंकी स्प्रिंग है वो भी ऑसिलेट करेगा। लेकिन उसकी ऑसिलेशन में हम देखें स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक दूसरे के करीब हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक दूसरे से दूर हैं, फिर एक दूसरे के करीब है, फिर एक दूसरे। स्टूडेंट वो पोर्शन जहां पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे के करीब होते हैं उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, और वो पोर्शन जहां पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे से दूर होते हैं हम कहते हैं वो क्या है, रेयरफेक्शन। तो जैसे वहां पर हमारे पास ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव में क्रस्ट और ट्रफ थे, यहां पर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होगा। जहां पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे वो कंप्रेशन होगी, और जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे हम उसको कहेंगे वो रेयरफेक्शन होगी। स्टूडेंट इसी को समझने के लिए जो बुक पर एग्जांपल बनी हुई है उसने क्या किया, उसने ये कहा कि अगर हमारे पास हम ये इमेजिन करते हैं कि ये हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, देखिएगा इस स्लिंकी स्प्रिंग को अगर हम देखें तो मैंने इसको देख, हवा में तो इसने नहीं रुकना, मैं इसके साथ थ्रेड्स अटैच कर देता हूं, इस फिक्स पोर्ट से मैं इसे धागों के जरिए से अटैच कर देता हूं। ये देखें, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में, सारे धागे जो हैं वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन है, और कोई से दो के दरमियान आप देखें फासला सेम है, बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन अगर आप देखें कि जब ये स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा तो जिन जगहों पर स्टूडेंट हमारे पास बुक पर तो इतनी डिटेल में नहीं बना हुआ, मैं यहां पर इसीलिए ज्यादा उसको डिटेल के साथ बना रहा हूं। तो स्टूडेंट ये देखें, अब आपको नजर आएगा कि जिन जगहों पर ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गया वहां पर जो धागे थे उनके दरमियान जो फासला होगा, स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल जो पहले वर्टिकल पोजीशन पे थे जिनके दरमियान बिल्कुल सेम डिस्टेंस था वो सेम नहीं रहा। और यहां पर देखें जब स्टूडेंट, तो ये देखें, तो इन धागों के जरिए से हम ये देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि कहां पर धागे एक दूसरे के बिल्कुल करीब है वहां पर कंप्रेशन होगी, और जहां पर एक दूसरे से दूर है वहां पर रेयरफेक्शन होगी। तो ये समझने के लिए बेसिकली कि ये हमारा कंप्रेशन है, और उसके बाद फिर रेयरफेक्शन, और उसके बाद फिर कंप्रेशन। तो अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस वो हम क्या कहेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की वेव्स को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। और स्टूडेंट इन वेव्स को हम कंप्रेशनल वेव्स का भी नाम देते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस मौजूद होते हैं। स्टूडेंट आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।